वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच इस क्वेश्चन सीरीज को लेकर आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। इस 2017 में आपको टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें 35 नहीं पूछा गया था, तो मैं इस 28 क्वेश्चन को आपको एक एक करके डील करूंगा। तो देर नहीं करते हुए हम लोग जस्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फेयर, मतलब कोई चार्ज आवेशित हॉलो स्फेयर है, खोखला गोला है, उसके अंदर का आपको कह रहा है कि इंटेंसिटी क्या होगा। याद होगा मैंने बताया था कि अगर यह आवेशित है तो इसके अंदर का जो होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, बिकॉज ये हॉलो स्फेयर में क्या होता है कि सारा चार्ज बाहर डिपॉजिटेड रहता है, और अंदर में अगर आपका पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आप जीरो को चेकआउट करेंगे। तो दैट मीन्स आपको ऑप्शन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, मतलब 3 प्रतिरोध है जिसका धारिता सी है और यह तीनों किसमें सीरीज में है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी याद होगा सी एन बराबर मैंने बताया था सी बाय एन, सी एस बराबर, तो सी एस बराबर आपका सी देखिए कितना दिया हुआ है, कैपेसिटी सी है और एन कितना लिया है 3 लिया है, तो सी बाय 3 बोल देंगे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 1 बाय सी एस बराबर आप क्या लिखेंगे 1 बाय सी वन, 1 बाय सी टू और 1 बाय सी थ्री। और क्वेश्चन में आपका सबका सी ही दिया है, तो इसको आप सबको जोड़ेंगे तो ये 3 बाय सी हो जाएगा, इसको पलटेंगे सी एस तो सी बाय 3 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सेल से दिया हुआ है, मतलब बैटरी से दिया हुआ है। तो हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, मतलब दो सेल का ईएमएफ E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, याद होगा जैसे देखिए एक सेल यहाँ पर आपका ये इंटरनल रेसिस्टेंस मान लीजिए R1 और ईएमएफ E1 हो गया, दूसरा सेल जो है यह R2 और ये E2 हो गया। अगर इसे सीरीज में जोड़ेंगे, याद होगा सीरीज में, तो बताए थे सीरीज के लिए डायरेक्ट R1 R2 और ईएमएफ जो इक्विवेलेंट होता है डायरेक्ट हम लोग जोड़ लेते हैं E1 प्लस E2। बट अगर पैरेलल में जोड़ा जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में से, तो आप देखेंगे 1 बाय आर पी बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लेते हैं, और E इक्विवेलेंट होता है तो ये आपका E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 हो जाता है। और आपका यही क्वेश्चन है कि जब दो सेल को पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो ये इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है परमिएबिलिटी म्यू ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। देखिए पिछले हम लोग 2021 से देखते आ रहे हैं टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आप जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक। देखिए एक डायमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है और एक आपको फेरोमैग्नेटिक होता है। तो क्वेश्चन में है कि म्यू क्या होगा, डायमैग्नेटिक के लिए म्यू 1 से कम होगा, पारा के लिए 1 से बड़ा होगा, और फेरो के लिए जो होगा 1 से बहुत बड़ा होगा। और यही आपका क्वेश्चन पूछा है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो मैंने मैग्नेट में बताया था, मतलब हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी कह रहा है कि पोल स्ट्रेंथ की एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताया था कि नॉर्थ और एक साउथ होता है, तो इसका जो मैग्नेटिक चार्ज होता है इसका स्ट्रेंथ भी होता है।
और इस स्ट्रेंथ में जो इसका जो हम लोग यूनिट लेते हैं वह लेते हैं एम्पियर मीटर। ये भी मैं पिछले वीडियोज में करा चुका हूँ, तो पिछले वीडियोज को आप देख ले तो आपको हो जाएगा एम्पियर मीटर। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। विद्युत हीटर में कौन सा एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो याद होगा विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं, नाइक्रोम का। बल्ब में कौन सा यूज करते हैं? तो बल्ब में हम लोग जनरली टंगस्टन यूज करते हैं। वो फिलिप्स वाला जो बल्ब होता है ना, उसी में हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। क्लियर हो गया, नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए इस चारों ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में है कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में दिया है। तो पहले हम लोग देख लेंगे, ये हिट जो है ये भी एनर्जी है, तो ये I²RT, इससे हमारा बिल्कुल काम नहीं चलेगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस में दिया है। तो बताइए I बराबर क्या होता है? V/R। तो यहाँ पर लिखिए V/R का स्क्वायर गुना R गुना T। तो देखिए V²/R² गुना R गुना T, इससे ये कट गया, दैट मीन्स V²/R गुना T। तो अब देखिए यहां से H प्रोपोर्शनल V² कह सकते हैं और H इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस से है, मतलब एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आई होप 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। मतलब ये कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्यों करते हैं? तो याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो 4 रेसिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें से 3 का वैल्यू नोन होता है और 1 अननोन होता है। तो हम उस अननोन वैल्यू का मतलब अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, और वहां पर जो है हम उसको लो रेसिस्टेंस वाले को भी निकाल सकते हैं और हाई को भी निकाल सकते हैं। तो मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज लो और हाई दोनों के लिए वैलिड है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अल्टरनेटिंग करंट से। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज I इज इक्वल टू, I बराबर है आपका 0.6 साइन 100 पाई टी। आगे कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, मतलब अगर विद्युत धारा का समीकरण ये है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? देखिए याद होगा करंट का मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। कंपेयर कर लीजिए सीधा, ये देखिए I0 यहाँ से लिख भी देता हूँ, इसे जरूरत तो नहीं है। तो I0 बराबर आपका 0.6 एम्पियर हो जाएगा। टी तो टी हो गया, तो ओमेगा के रूप में ये आपका पूरा काम करता है, मतलब ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 100 पाई। क्वेश्चन में आपसे ओमेगा नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो बताइए ओमेगा बराबर क्या होता है? याद होगा ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो 2πf बराबर 100 पाई। तो 2 पाई से ये 50 बार में कट जाएगा, तो f बराबर आपका कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 9 का बी, 50 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। रिएक्टेंस इसका यूनिट पूछ रहा है। याद होगा बताए थे जो काम रेसिस्टेंस का डीसी में होता है डायरेक्ट करंट में, वही काम एसी में रिएक्टेंस करता है। दैट मीन्स रिएक्टेंस जो है वो भी आपका रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टीज वाला ही है। तो बताइए रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट डेफिनेटली ओम। तो रिएक्टेंस का भी जो यूनिट हो जाएगा वो आपका ओम ही हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर है ए में। तो 10 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू I0 पीक वैल्यू, मैं इसको मिटा देता हूं, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का आपको पूछ रहा है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट से फिर से क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग से हर एक साल 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। देखिए तो कह रहा है पीक वैल्यू I0 और IRMS में क्या रिलेशन होगा? तो देखिए याद होगा IRMS बराबर होता है I0 बाई √2। √2 को इधर ले आइए, ये I0 हो गया और ये IRMS। I0 बाई IRMS बराबर आपका √2 होगा।
दैट मीन्स ये आपका सॉरी यहाँ से आई नोट पूछ रहा है, तो आई नोट बराबर आप क्या लिखेंगे, √2 गुना आई RMS, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो इस तरह से 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेस फॉर क्लियर विजन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन सा यूज करते हैं, डेफिनेटली कनकेव, जो कि पिछले वीडियोस में भी आप देख चुके हैं। तो कनकेव लेंस दीर्घ दृष्टि दोष वाले, तो कन्वेक्स लेंस, और जिसका प्रेस बायोपिया होता है वो आपका यूज करेंगे बाइफोकल लेंस, और एस्टिग्मेटिज्म वाले जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिए थोड़ा सा इसमें आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम, मतलब ये जो है आपका ये ग्लास हो गया और ये एयर हो गया, याद होगा ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ये 90, ये IC, तभी ये क्रिटिकल एंगल बनेगा। ये कह रहा मिनिमम होगा। तो इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ डिस्कस करवा देता हूँ। म्यू बराबर होता है C/V, याद होगा C/V होता है, और इसी को हम लोग F लैम्डा नोट बाय F लैम्डा भी लिखते हैं। दैट मीन्स म्यू बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा नोट बाय लैम्डा। तो ये जो आपका लैम्डा होगा ये तो कांस्टेंट ही होगा इन वैक्यूम के लिए, अलग अलग लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होगा लैम्डा, मतलब लैम्डा अगर बड़ा हुआ, लैम्डा अगर मान लीजिए बड़ा है, लार्ज है, तो म्यू जो होगा वो स्मॉल होगा, लार्ज लिख देता हूं, और लैम्डा अगर स्मॉल हुआ तो म्यू आपका लार्ज हो जाएगा। यहां से फिलहाल याद रखेंगे। अब देखिए इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या लिखेंगे, म्यू1, सॉरी ये मान लीजिए सेकेंड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम, तो ये आपका होगा म्यू2 साइन IC बराबर म्यू1 साइन 90, बिकॉज ये कितना लेना पड़ता है 90। तो अब देखिए म्यू2 साइन IC बराबर म्यू1 का वैल्यू 1 साइन 91, तो साइन IC बराबर क्या हो गया आपका 1/म्यू2। अब देखिए हमें इस IC को जो है वह मिनिमम लेना है, मतलब ये जो एंगल है आपका मिनिमम। आप ऐसे भी सोचिए, फॉर स्मॉल एंगल अगर हम लोग मान लें, फॉर स्मॉल एंगल, तो IC को आप क्या लिख सकते हैं 1/म्यू2 भी लिख सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल जो है मिनिमम चाहिए, मिनिमम क्वेश्चन में भी वही है, क्रिटिकल एंगल जो है मिनिमम चाहिए। बताइए ये मिनिमम चाहिए तो इसके लिए हमें म्यू2 चाहिए बड़ा, IC यहां से देखिए IC अगर मिनिमम चाहिए तो हमें म्यू2 चाहिए लार्ज वाला। तो अब देखिए म्यू2 लार्ज चाहिए, नीचे म्यू लार्ज चाहिए, तो म्यू लार्ज चाहिए, तो म्यू लार्ज कब होगा, जब लैम्डा स्मॉल होगा। बताइए अब लैम्डा स्मॉल दिए गए कलर में किसका है, रेड, ग्रीन, येलो और वायलेट। तो याद होगा इस सब में वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, मतलब वायलेट कलर का वेवलेंथ देखिए सबसे कम है, लैम्डा स्मॉल है, तो म्यू क्या है, लार्ज है, म्यू बड़ा है। और यहां से देखिए म्यू अगर लार्ज होगा तो IC क्या होगा, मिनिमम। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अगर क्रिटिकल एंगल सबसे मिनिमम होगा तो उसके लिए कौन सा कलर चूज करना होगा, वायलेट कलर। आई होप समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा वायलेट कलर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, और ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट ईयर में जो है वो पूछा भी गया है। दैट मीन्स 2019 में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन क्या होगा, तो बताया था मैंने, मिनिमम डेविएशन μ-1 इंटू ए होता है। ये प्रिज्म का क्वेश्चन है जो आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रकृति किससे पता चला था। तो याद होगा वहां पे बताया था मैंने, प्रकाश का टोटल 5 फेनोमेनन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन ही एक ऐसा फेनोमेनन है जो यह डिसाइड करता है कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है। तो आप इसको याद रखेंगे, प्रॉपर क्लास में मैंने अच्छे से डिस्कस कराया भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, यानी ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर
16 नंबर कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस म्यू बराबर 1.5 इन एयर इज 20 cm, इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। मतलब एक लेंस का आपको वर्तनांक म्यू जो है वो दिया हुआ है 1.5 और इसका एयर में दिया हुआ है फोकल लेंथ 20 cm, और कह रहा है कि एक वैसे रिफ्रैक्ट, मतलब ये हो गया लेंस का और ये हो गया मीडियम भी आपका 1.5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा। याद होगा आपको, मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो करवा चुका हूं, अगर आप देखे होंगे तो अच्छे से याद ही होगा। अगर दोनों का अगर मीडियम और लेंस का फोकल लेंथ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको सेम आ गया तो कनकेव लेंस जो है या कन्वेक्स लेंस एक ग्लास स्लेब की भांति बिहेव करता है, सीधा क्रॉस कर जाएगा। और अगर सीधा क्रॉस कर रहा है तो उसका फोकल लेंथ जो होगा, या सिंपली इसको आप फॉर्मूला पे भी चलिए तो याद होगा 1/f बराबर 1/μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो होता है आपका लेंस का और ये जो होता है आपका मीडियम का, तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे, म्यू लेंस बटा म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए 1/f म्यू लेंस कितना 1.5, म्यू मीडियम कितना 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों कट के 1 माइनस 1 0, ये पूरा टर्म 0, दैट मीन्स 1/f बराबर 0। तो f बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स इस केस में आपका फोकस जो होगा वह इन्फिनिटी हो जाएगा। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन के बारे में पूछा है, कि मतलब द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी मैंने पिछले वीडियोस में करा चुका हूँ। ये जो होता है सी, ये आपका होता है ई क्रॉस बी, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है उसका गमन का दिशा क्या होता है, तो ई क्रॉस बी के पैरेलल होता है, आप याद रखेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दैट मीन्स बी बाय ई इज पूछ रहा है। मतलब ये हिंदी हो गया इस क्वेश्चन का कि मैग्नेटिक फील्ड बी, चुंबकीय क्षेत्र बी, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई का अनुपात है। तो देखिए F बराबर फॉर्मूला पता होगा क्यू भी बी होता है, और यहां से आप ऐसे कह लीजिए कि थीटा बराबर आपका 90 दिया हुआ है, और F बराबर क्या होता है क्यू, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकेंड से। तो बताइए F बाय एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बी हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, क्वेश्चन में पूछा था यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ बी बाय ई का रेशियो, दैट मीन्स बी बाय ई। देखिए यहाँ से बी बाय ई लेंगे तो भी आपका नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आएगा, तो बी बाय ई बराबर 1/v। तो बताइए इसका यूनिट क्या होता है, मीटर बटा में सेकेंड। तो बी बाय ई बराबर क्या, सेकेंड ऊपर बटा में मीटर, दैट मीन्स सेकेंड मीटर इनवर्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ भी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका एनर्जी डिपेंड करता है। तो देखिए एनर्जी बराबर क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, या ई बराबर एच न्यू। तो कह सकते हैं इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी पर या फिर किस पर, वेवलेंथ पर। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है आपका। पहला ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, नन ऑफ दीज। तो इस समय आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ पर यहाँ पर देखिए डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर न्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज चार्ज लेस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आवेशहीन है। चार कण दिया हुआ अल्फा, बीटा, फोटोन और प्रोटोन। तो
तो इसमें से कौन सा आपका चार्ज लेस है? देखिए अल्फा पार्टिकल है तो ये हीलियम आयन है, इस पर भी चार्ज है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है, इस पर भी चार्ज है। फोटोन पार्टिकल बताए थे, फोटोन पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इसको बोलते हैं और इसका एनर्जी होता है E बराबर एच न्यू। तो फोटोन आपका चार्ज लेस हो जाएगा और प्रोटॉन पे आपको पता है ये पॉजिटिव में चार्ज होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डजंट लाई इन इंफ्रारेड रीजन। देखिए ये भी मैं आपको पिछले वीडियोज में कवर करा चुका हूं। मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी कहा था, आप अगर पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया था मैंने, यहाँ पर सीरीज बनता है। देखिए सीरीज का नाम लिख देता हूं मैं, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। ये जो होता है आपका, ये आपका आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में और ये जो आता है ये आपका आता है विजिबल रीजन में। बाकी जितना है सबका सब आपका आता है इंफ्रारेड रीजन में। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा इंफ्रारेड रीजन में नहीं आता, तो ऑप्शन पढ़िए आप। ऑप्शन है हम्फ्री, फंड, ब्रैकेट, लाइमन। तो देखिए ब्रैकेट, हम्फ्री, फंड ये सब इंफ्रारेड आ गया और इसमें आपका एक ऑप्शन लाइमन भी दिया हुआ है। लाइमन किस में आता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइमन सीरीज। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वह क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स सेकेंड बोर ऑर्बिट। मतलब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के पहले बोर ऑर्बिट का एनर्जी आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा एनर्जी। तो देखिए एनर्जी के फॉर्मूले से आपको पता होगा ई मतलब nth ऑर्बिट -13.6 जेड स्क्वायर बटा में क्या हो जाता है आपका n स्क्वायर हो जाता है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो जहां पर z क्या होता है, तो z होता है एटॉमिक नंबर और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या nth ऑर्बिट इसको कह सकते हैं। nth ऑर्बिट क्या ऑर्बिट है। क्वेश्चन में आपको दिया है फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखें, ये छूट गया है, मैं फिर से लिख देता हूं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन एटम n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट का आपको दिया है, तो E1 बराबर कितना लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए हाइड्रोजन एटम का Z कितना होता है, तो ऑफकोर्स 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये आपका 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपको पहला ऑर्बिट का दिया हुआ भी है। अब कह रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट का बताइए क्या होगा E2, तो E2 बराबर क्या लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 लेना है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए n बराबर कितना लेना है, 2 लेना है। सेकेंड ऑर्बिट फॉर सेकेंड ऑर्बिट क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर लिखना है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगा, तो -13.6 1 बटा 2 का स्क्वायर कितना 4, सॉरी यहाँ पे 2 का पावर 4 लिख दिया मैंने। n का स्क्वायर है, n 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 तिया 12 और 4 गुना 4 16 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप एक और फॉर्मूला याद रखेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होता है ये होता है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम बाय इंटू एन स्क्वायर बटा में z होता है। ये आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम, क्वेश्चन नंबर 23 होगा आप लोगों का, टाइम ड्यूरिंग विच
द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट, मतलब वह समय जिसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने प्रारंभिक का आधा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली उसको क्या कहते हैं? हाफ लाइफ, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, डी के कॉन्स्टेंट, ये सब अच्छे से पढ़े होंगे आप। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन। बीटा रेज किसमें डिफ्लेक्ट करता है? मतलब डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि उसमें कोई, मतलब मान लीजिए सीधा पाथ पे चल रहा है और वो डेविएट कर गया। मतलब ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ से सीधा दौड़ रहा हूँ तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। मान लीजिए सीधा दौड़ रहा और कोई हवा का झोंका है इधर उड़ा दिया, मतलब हम क्या किए? सीधे लाइन से डिफ्लेक्ट कर गए। तो वही आपको कह रहा है कि बीटा रेज है, बीटा रेज या किससे डिफ्लेक्ट होगा? ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड, ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब गुरुत्व क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, दोनों में। देखिए बताया था मैंने, बीटा जो होता है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम्स होता है, दैट मीन्स इस पर आपको चार्ज है। और बताइए चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में लगाएंगे तो वहां भी क्यू भी साइन थीटा लगेगा फोर्स, और क्यू ई भी फोर्स लगेगा। दैट मीन्स आपको जो है यहाँ पर दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स लग रहा है। मतलब मान लीजिए कि मैं सपोज दैट मैं चार्ज हूँ, आवेश हूँ, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहाँ पर हूँ, तो क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब अगर मैं सीधा दौड़ना चाहूँ तो मैं डिफ्लेक्ट हो जाऊंगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो डिफ्लेक्शन जो होगा बीटा रेज में दोनों पर होगा, मैग्नेटिक में भी और इलेक्ट्रिक में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फॉर एन टाइप जर्मेनियम इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम इज। याद होगा, ये भी मैं आपको पिछले वीडियोस में कवर करा चुका हूं। एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप, इसमें आपको डालना होता है पेंटावैलेंट, और पी टाइप जो होता है इसमें डालना होता है ट्राइवैलेंट। आपको ये भी याद होगा, पेंटावैलेंट डालते हैं तभी ना चार्ज जो होता है वो अपने चारों ओर बॉन्ड बना लेता है, और एक क्या करता है वापस, एक जो है रिमेनिंग रखता है, बचा के रखता है, ताकि वो कंडक्शन में हेल्प करे। और इसी वजह से ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है और होल क्या होता है? कम, क्योंकि जब टेम्परेचर देंगे तो होल भी ना बनेगा। तो होल कम रहता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। आप ये भी याद रखेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एन टाइप में आपको पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाला जाता है और पी टाइप में आपको ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है डायोड इज यूज्ड एज, मतलब डायोड को किस रूप में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर, मॉड्यूलेटर, रेक्टिफायर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि डायोड को हम लोग रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। पढ़े होंगे ना, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो डायोड का यूज कहाँ करते हैं? रेक्टिफायर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। मैंने ये भी आपको पिछले वीडियोस में करवा चुका हूं कि नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। बताइए एंड गेट का क्या होता है? गुना करते हैं ए डॉट बी, इसी को रेकरिंग डाल देंगे तो ये हो जाएगा नैंड गेट। बताइए अब नॉर गेट का क्या होगा? तो याद होगा ए प्लस बी बराबर वाई और गेट का है, इसी पर डाल दीजिए तो ये आपका हो जाएगा नॉर गेट। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एट एनी प्लेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 245 मीटर। मतलब टीवी ट्रांसमिशन का हाइट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखिए क्वेश्चन में डिट्टो सेम दिया हुआ है जो पीछे पूछा गया है, जिसका आंसर 56 किलोमीटर आता है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। डी बराबर होता है 2REH। आर कितना होता है? मतलब लिख ही देता हूँ 2। आर होता है आपका 6400 किलोमीटर, और एच कितना होता है? तो आपका एच जो होता है वह एच यहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपका 244 मीटर। मीटर को बदलेंगे 1000 किलोमीटर लिखकर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 56 किलोमीटर आ जाएगा। और देखिए इस साल आपको मात्र 28 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में दिया गया था 2017 में। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 28 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं। और आपने देखा होगा, अगर आप लोग शुरू से वीडियोस देख रहे होंगे अब तक में सारे, तो आप ये फील किए होंगे कि मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है। मतलब डायरेक्टली नहीं आ रहा तो इनडायरेक्टली रूप से, मतलब किसी में अगर ऐसा यूनिट पूछा है तो दूसरे में डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया,
जैसे मैग्नेटिक मटेरियल का देखिए, इस एक में ससेप्टेबिलिटी पूछा था, तो एक में परमेबिलिटी पूछ लिया था। तो इस तरह से रिपीटेड हो रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वो देख लें, ताकि आप एग्ज़ाम में फ्रीली स्मूथली सारे क्वेश्चन को जवाब दे सकें। तो इस तरह से ये 2017 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो अगर आप लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, बिकॉज मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस किए हुए रहेंगे तो आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, तो आप एट ए टाइम देख पाएंगे। ओवरऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।